जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके क्लास 10th ईयर मैथ के VBA ऑब्जेक्टिव के बारे में। मैं हूं आपका संतोष सर। तो प्यारे छात्रों, आप अपने YouTube चैनल एकलव्य साइंस कोचिंग सेंटर के चैनल पे जुड़ गए हैं। तो हम आप लोग का प्रथम चैप्टर क्लास 10th के वास्तविक संख्या स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? 0, -1, 1, 2। तो इसमें आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगा वो होगा 1। वो होगा आपका 1 होगा। और अगले कड़ी में है आपका कि √2 एक परिमेयकरण गुणांक है। तो ये आप जो येलो कलर में देख रहे हैं √2 होगा। परिमेयकरण गुणांक जो होता है ना, जिस संख्या से हर से ही अंश और हर में गुना किया जाता है। 45 और 60 का मौसो है तो यहाँ 15 होता है। 45 और 60 का मौसो मतलब HCF जब लेंगे तो हमको आएगा 15 आएगा। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा हमेशा अपरिमेय। कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को निम्न में से कैसे परिकलित करने का तकनीकी है? लॉसो, मौसो, भागफल और शेषफल। तो आपका आंसर होगा मौसो। आपका आंसर होगा मौसो। फिर कहते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 में चलते, यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 6q, 6k + 2, 6q + 1, 6q + 4, 6q + 1 होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लॉसो होगा 144। उनका लॉसो होगा मेरे प्यारे लल्ला 114 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसो 19 है। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है? 21, उसका मौसो 19 है तो लॉसो निकालेंगे। आप लोग को हम फॉर्मूला बता दिए थे इससे पिछले वाले वीडियो में। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि a = 2³ × 3 × 5 और b = 2⁴ × 7 × लॉसो AB होगा। तो ये इसका होता है a × b बराबर HCF × LCM। a × b बराबर होता है HCF × LCM। उसी फॉर्मूला पे आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। बनाने के बाद इसका आंसर होता है 1680। फिर है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का रूप होगा, इसका रूप होगा 4m + 1। इसका रूप क्या होगा? 4m + 1 होगा। फिर देखिए अगले टॉपिक में चलते हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक आप अपने प्रिय गुरुजी को सपोर्ट करें। आप अपने दोस्तों में भी भेजें। अगर आपके घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अगले वर्ष 2025 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ ये वीडियो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको भेजें। अपने दोस्त से भी सब्सक्राइब करवाएं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है तो क्या होगा? 4 होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है तो 4 होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 में है, यदि a और b अभाज्य संख्या है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसो होगा a, b, a b होगा। a है b है a/b है a b होगा। a और b अभाज्य संख्या तो इसका लॉसो क्या होगा? a b होगा।
काफ़ी भी यह क्वेश्चन है। कहते दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 1 2 3 अनंत। ये क्वेश्चन अत्यधिक मात्रा में आपको क्लास 9th में भी पढ़ने के लिए मिला होगा और 10th में तो मिला ही है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में आपका अभाज्य संख्या जो है वो है आपका 15 23 12 75। अब देखिए इसमें 23 होगा। 15 में भी देखिए 15 में किन किन चीज़ से भागा लगता है। क्या 15 में 3 से लगेगा, 3 से लग जाता है, 5 से लगता है और 1 से लगता है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखिए 12 में भी 1 से लगता है। उसके बाद आपको कितना कितना से लगता है, 3 से लगता है, 2 से लगता है, उसके बाद और भी संख्या से लगता है। तो 2 से अधिक संख्या से लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 23 में देखिए 23 में ओनली 4 किससे लगता है। तो 1 से लगता है आपका। 23 में किससे लगता है। तो 1 से लगता है। तो इसीलिए अभाज्य संख्या क्या होगा आपका। तो 23 होगा। फिर देखिए अगले नंबर पे चलते हैं। कहते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होगा पता है आप लोग को। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 1 होता है। तो अब दोनों का अगर एलसीएम लेंगे, सॉरी एचसीएफ लेंगे तो उसका क्या होगा 2। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 1 होगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 होगा। तो 2 में 2 का क्या लगाएंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 1 से लगाइए, 2 एकम 2 कट गया। तो क्या हुआ इसका एचसीएफ। ओ सॉरी बच्चा जी, सॉरी। इसका जो है एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ होगा 2। देखिए यहाँ पे 2 में हम लगाएंगे, कितना में लगाएंगे 2 में। तो इसका क्या हो जाएगा 2। अभी सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें मिस्टेक हो गया था। कह रहा 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 96 का एलसीएम निकालेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो फिर इसमें किससे लगाएंगे, पहले 2 से लगेगा। कितना 4 दूनी 8, कितना बचा 1 16, 8 दूना 16, 48 दूना 96। फिर 2 से लगाइए, कितना होगा 24। फिर कितना से लगेगा 2 से लगेगा, 2 से लगा। फिर 24 में कितना लगाएंगे 12 से लगाएंगे। इसे लगाते रहेंगे, ये आप लोग निकाल भी सकते हैं। तो ये इसका आंसर आता 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1 होगा। फिर देखिए अगला कह रहा है 6 8 एवं 22 का लौसो एवं मौसो का अनुपात क्या होगा। तो 6 8 22 एवं लौसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। पहले इसका क्या निकालना है हमको, पहले हमको निकालना है इसका एलसीएम निकालना है। फिर इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ये दोनों का जो अनुपात होगा क्या होगा 132 अनुपात 1 होगा। फिर देखिए अगले नंबर में 2 लगातार संख्याओं का मौसो कितना होता है। तो हमेशा याद रखना 2 लगातार संख्याओं का मौसो मतलब एचसीएफ जो होता है 1 होता है। क्या होता है, एचसीएफ कितना होता है तो 1 होता है। फिर देखिए अगले नंबर में 18 19 नंबर में देखिए आपका कहते हैं 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड जो कह रहा है तो इसका 2 ही अभाज्य गुणनखंड होगा। कितना होगा, इसका 2 ही अभाज्य गुणनखंड होगा। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है। फिर देखिए अगले नंबर में कह रहा यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो है। यदि P और तथा Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो है। इसका मौसो कितना होगा तो 1 होगा। P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो इसका हमेशा मौसो कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है। दो संख्याओं a और 18 का लौसो 36 तथा मौसो 2 है तो a का मान है। a का मान आपको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। a का मान कितना होगा
4 होगा। फिर देखिए अगला नंबर कह रहा है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है, तो 12 अनुपात कितना होगा इसका, 12:1 होगा। कितना होगा, 12:1। 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात। पहले इसका क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 5, 15, 20 इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के फिर जो एलसीएम आएगा, और फिर इसका क्या निकालना है, 20 में किससे लगाएंगे, हम 15 से लगाएंगे। फिर इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकाल के एलसीएम निकालना है, दोनों एचसीएफ और एलसीएम निकाल के इसका जो होगा उसमें क्या लगाना है, भाग लगाना या अनुपात निकालना है। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो 12:1 होगा। क्या होगा, 12:1 होगा। अरे भाई ये क्या हो गया। फिर देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो हम जानेंगे अभी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हुआ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। इसका जो दोनों का गुना करेंगे तो कितना हुआ, 8 हुआ। तो क्या आपको समझ में आ रहा है। कारण निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, 29, 25, 16, 15। देखिए 25 में भी आपको 2 से कितना से, 1 से, 5 से और 25 से, इतना संख्या से भागा लग रहा है। तो 2 से अधिक संख्या से जिसमें भागा लगेगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। और जिस संख्या में एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटे वो क्या होगा, आपको अभाज्य संख्या होगा। 16 में देखिए आपको 1 से लगेगा, 16 से लगेगा, 2 से लगेगा, और क्या 4 से भी लगेगा, 4 चौका 16। तो इसका आंसर कितना होगा, 29 होगा। क्या होगा आंसर इसका, 29 होगा। फिर देखिए कह रहा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का जो रूप होगा क्या होगा, m+2, 2m+1 और 2m-1। तो सम संख्या का जो रूप होता है क्या होता है, 2m होगा। क्या होगा, 2m होगा। सम संख्या का रूप क्या होगा, 2m। कह रहा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित है वह क्या होगा। तो कह रहा 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित। तो आप क्या कीजिएगा, भागा लगा के देखिएगा 44 में कि आपका 16 से भागा लग रहा है, 20 से लग रहा है, 24 से लग रहा है। इस सब में जो भाग लगेगा तो किस में लगेगा, 3600 में। ये सब संख्या से भागा लगता है। ये 3600 में आपको सभी संख्या से भागा लगता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कहते हैं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती इनके महत्तम समावर्त के गुणनफल है। इनके लौसा और मौसा का जोड़ 600 है। तो यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या होगी। एक संख्या इसका 80 है तो कह रहा दूसरी संख्या होगी। तो दूसरा संख्या कितना होगा, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त का महत्तम, इसके लौसा समावर्त 14 गुना है तो इनके लौसा और मौसा का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या होगी। तो कह रहा दूसरी संख्या कितना होगा, 80 होगा। दूसरी संख्या कितना होगा, 80। तो अब देखिए इसका कैसे निकालना। तो दुगुन समावर्त 14 गुना है, इनके एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ 600 है। तो कह रहा दूसरी संख्या, एक संख्या 200 तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको हम फॉर्मूला बताए थे, आपको एक फार्मूला बताया गया था। वो फार्मूला है आपका कि a गुना b बराबर HCF
गुना LCM। क्या मैंने बताया था ये फॉर्मूला। अब देखिए आपको HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है, तो B का मान निकालना आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूला आप बैठाइएगा, आपसे तुरंत ये सवाल बन जाएगा। फिर देखिए कह रहा क्या, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्त क्या होगा। तब इसका HCF निकालेंगे हम, तुमको क्या आएगा 6xy निकाले, क्या निकालना है हमको HCF निकालना, क्या निकालना है HCF। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका √10 गुना √15 बराबर है, √10 गुना √15 बराबर है। तो ये एक दूसरे के कब बराबर है, इसका भी क्या करना खंड कर लेना, इसका भी खंड कर लेना, √10 का भी खंड करेंगे और √15 का भी खंड करेंगे। इसका जो खंड करेंगे तो जो जोड़ा संख्या उसको रूट से बाहर निकल जाएगा, जो बेजोड़ा होगा वो क्या होगा रूट में अंदर रहेगा। अच्छा चलिए, कोई बच्चा बोल रहा है क्या कि इसको जो है सॉल्व कीजिए, तो √10 है, देख लो यहाँ पे मेरे लल्ला, √10 को लिख सकता है तुम 2 गुना 2 दूनी 4, सॉरी 2 गुना 5 लिख सकते हैं हम, क्या 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10। फिर देखिए इसको क्या लिखेंगे 5 गुना 3 लिख सकते हैं ना। अब देखो इसमें भी एगो 5, इसमें भी एगो 5 है, तो 5 5 है, तो एगो 5 बाहर निकल जाएगा, और 3 दूनी 6, तो क्या होगा 5√6। क्या आपने देखा क्या। फिर अगला देखो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, क्या होगा इसके 64 के वर्गमूल, तो 64 का क्या निकालना है आपको वर्गमूल निकालना है। 64 का हम क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे, और 64 का इसमें क्या निकालेंगे वो घनमूल निकालेंगे, है ना। ये घनमूल और वर्गमूल निकालेंगे, दोनों के कहा कि घनमूल से ये वर्गमूल जो होगा और उसको घनमूल में भाग जब देंगे तो उसका मान कितना आएगा 2 आएगा। आप लोग निकाल के देखिएगा 64 का वर्ग कितना होता है और 64 के घन कितना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा एवं 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा, तो 15 घंटे। कितना घंटे 15 घंटे। इसका देखिए कैसे निकालना है इसको, तो हम क्या करेंगे 1 3 5 का LCM ले लेंगे। अब देखो ये कटने वाला है नहीं है ना, तो 3 गुना 5, 5 दिया 15। क्या आपको दिखे सॉल्यूशन मिला, क्या मिल गया। बेहद ही आपके परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो एग्ज़ाम होगा ये वास्तविक संख्या का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगाता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, कितना घंटा होगा, तो 24 घंटा होगा। फिर सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका भी क्या निकालना है आपको LCM। 3 आपको 3, 4 और 8 का भी LCM निकालना है। जब इसका LCM निकालेंगे तो क्या 2 से लगेगा, 3 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए फिर कितना से लगेगा 2 से लगेगा, 3 दुका 2, 2 दूनी 4, देखो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो कितना हुआ आपका 24 घंटे। कितने घंटे 24 घंटे हो गए। देखिए क्या, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 33। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 33 होगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं 33 नंबर को। कहते हैं वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु मिलने में लगा समय होगा, कितना घंटा होगा 12 घंटे होगा। क्या होगा 12 घंटे होगा। क्या होगा 12 घंटे होगा। कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए A, B का मौसा AB का लौसा निम्न में से क्या होगा, तो A गुना B होगा। क्या होगा A गुना B होगा। ये तो थ्योरी में करवाए थे आप लोग को हम।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो हम 64 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। 64 में कितना से लगेगा? 2 से लगेगा। 32 दूना 64। फिर कितना से लगाएंगे? 16 से लगेगा। कितना से लगेगा? 16 2 से लगाएंगे 16। 32 में 2 से लगाएंगे 16 होगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा? 8 होगा। फिर कितना से लगेगा? 4 होगा। फिर देखिए अगला में कितना होगा? 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे कह 64 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा? 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक जो होगा 1 2 3 4 5, आपका कितना हो गया? 5 होगा। 2 से लगाएंगे तो कितना हुआ? 32 दूना 64। फिर 2 से 16। फिर कितना होगा? 8 दूनी 16। फिर कितना हुआ? 4 दूनी 8। 2 दूनी 1 2 3 4 5 6। गलती हो गया। यहाँ पे कितना होगा? इसका आंसर 6 होगा। टाइप करने में गलती हो गया था। फिर देखिए अगला है क्या करा, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा। उनका मौसो क्या होगा? कितना होगा मौसो? इसका 1 होगा। यदि P और Q अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसो मतलब HCF क्या होगा? HCF कितना होगा इसका? HCF 1 होगा। मौसो कितना होगा इसका? 1 होगा। कर 18 तथा 72 का मौसो, 18 तथा 72 का मौसो होगा। कितना होगा? 18 और 72 का मौसो 18 होगा। मौसो इसका HCF निकालना, हम लगा के दिखा देते हैं आप लोग को। 72 में कितना से लगाएंगे? 18 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 18 से। 18 छः 54 18 के 72। देखिए कट गया, कट गया तो कितना हुआ इसका HCF? 18 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? 18 होगा। क्या होगा आंसर? 18 होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब अभी तुरंत कई क्वेश्चन करवाए हैं इस टाइप का। तो 156 का क्या निकालेंगे अपना लोग? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसमें 2 से लगाएंगे, इस तरह लगाते रहेंगे तो 2 का जो घातांक होगा आपका कितना होगा? 2 का घातांक 2 होगा। नहीं तो आप लोग लगा के देख लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या होता है? वैसे अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहते थे। सअभाज्य संख्या आपका 18 और 25 है। कितना है? 18 और 25 है। सअभाज्य संख्या कितना है? 18 और 25 है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 40 नंबर में। कहते हैं निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या? तो निम्नलिखित में यौगिक संख्या जो है आपको 31 है। क्या है? 31 है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होता है आपका पाई क्या हो गया? और परिमेय संख्या हो गया। हाँ, लेकिन पाई का जो मान होता है यहाँ पे 22/7 होता है। तो पाई का मान जो होगा 22/7 ये आपको परिमेय में आ जाएगा। ये √7 क्या होगा? नहीं होगा। फिर क्या 3√3 अब √2 होगा तो ये भी नहीं होगा। आपका √16/25 क्या होगा? आपका परिमेय संख्या। क्या होगा? आपका परिमेय संख्या। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आपको आप पढ़े होंगे a के पावर 0 गुना 1 b के पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1। अगर किसी भी संख्या की इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका √3 है। एक क्या है? √3 आपका प्राकृत संख्या होगा। √3 क्या होगा? आपका प्राकृत संख्या होगा। √3 क्या होगा? प्राकृत संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो आपका 2√3 2 इंटू √3/√3 क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगी। देखिए √3 से √3 कट गया, क्या बचा? 2/1 बचा। ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? परिमेय संख्या में। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? क्या? √10 √24 √35 √21। अगर 21 से देखिए 11 का जो स्क्वायर होता है तो कितना होता है? 121 होता है। तो ये 24 देखो 24 किसी का वर्ग है क्या? नहीं है। √10 किसी का वर्ग है क्या? नहीं है। 35 है? नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। क्या होगा? 121 होगा। फिर कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या तब n होगा। तो ये कभी प्राकृत संख्या और कभी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कभी प्राकृत संख्या और कभी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। कभी प्राकृत संख्या और कभी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि √5 एक संख्या है। √5 एक संख्या है। तो √5 एक संख्या कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √5 एक कौन सी संख्या है?
अपरिमेय संख्या क्या है, √5 आपका अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन √2 एक है, √2 एक है, क्या है एक अपरिमेय संख्या, √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या। आपको हम क्लास में प्रूव करके भी दिखाए थे कल के क्लास में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। तो सी नंबर आंसर देखिए √2.5 यहाँ पे 64 √64/36 दिया हुआ है, तो 64 छचा के 36 ये परिमेय होता है। 9 81 9/1 हुआ, 7 49 3/3 9। तो ये सब आपको किस में आ जाता, परिमेय 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 है। तो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या कौन होगा, यहाँ पे आपका अपरिमेय संख्या जो होगा क्या होगा, √2.5 होगा। क्या होगा अपरिमेय संख्या, कार्य निम्नलिखित में कौन सी संख्या, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या। तो परिमेय हो जाएगा बच्चा जो ये वर्ग में आता है, किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है क्या, तो ये 25 क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या होगा, क्या होगा परिमेय संख्या होगा। फिर देखो बच्चा यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या। तो √3/√5 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाद में क्या आपका देखिए ये किसका है, 4 चौका 16 ये परिमेय है। ये भी आपका इसमें भी ये क्या आ जाएगा परिमेय में आ जाएगा। देखिए √12 है ना, तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 4 × 3, और ये √3 तो है, ये है √3, तो ये 2 × 2 लिख सकते थे 4 को हम, तो ये 4 निकल जाएगा, तो ये 3 से 3 रूट में कट जाता, तो सिर्फ क्या बचता है यहाँ पे ये बचता, तो 4/1 की किस में चल जाता परिमेय संख्या में। ये 1.3 इसके बटे में भी क्या दशमलव उड़ाएंगे तो बटे में कितना आएगा 10 आएगा, p/q रूप में गया परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका सिर्फ अपरिमेय संख्या की श्रेणी में कौन आएगा, तो √3/√5 आएगा अपरिमेय संख्या में। फिर देखो अगला क्वेश्चन को पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो नहीं क्या होगा, √12 नहीं है, इसका मतलब क्या है वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा वो परिमेय संख्या, √12/√3। अब कहिएगा गुरुजी ये कैसे होता है, कैसे होता है, तो देख लीजिए 2 × 2 2 दूनी 4 4 तिया 12/√3। अब बोलो बच्चा यहाँ पे जो है अब हम इसको क्या करेंगे 2 निकालेंगे, 2 × 2 तो एगो 2 निकलेगा, और √3 बटा क्या होगा √3 कट जाएगा ना, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कट गया तो सिर्फ क्या बचा 2/1। तो ये क्या हो जाएगा डी नंबर परिमेय संख्या में आएगा कि नहीं आएगा। क्या करें निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की श्रेणी में जो जाएगा तो ये 10 + √100 10 + √100 ये किस में जाएगा आपको परिमेय संख्या में जाएगा, किस में जाएगा परिमेय संख्या में। फिर आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित परिवार को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या, क्या कहते हैं वास्तविक संख्या, क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। फिर देखिए आपका कह रहा है अगला क्वेश्चन 55/7 क्या होगा, तो 55/7 आपको p/q के रूप में है ना, तो ये परिमेय संख्या होगा, हमेशा याद रखना। सॉरी बच्चा जी सॉरी 55 नंबर है, 55/7 नहीं है, 55 नंबर है। आपको 22/7 जो है ये किसका मान है पाई का मान है, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। ये किस में जाएगा परिमेय संख्या में जाएगा, किस में जाएगा परिमेय संख्या में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको टोटल इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन करवाए हैं 55 क्वेश्चन करवाए, कितना क्वेश्चन करवाए हैं 55 टोटल क्वेश्चन जो करवाए हैं प्यारे बच्चों, आपको 55 क्वेश्चन करवाए हैं। और आप इस चेहरे को तो जानते होंगे भली भांति, ये कौन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका गुरुजी है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इस चैप्टर वास्तविक संख्या का आपको हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। आज के सेशन में अपना लोग समझे कि वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में अपना लोग जाने। अब जो है सब्जेक्टिव भी वास्तविक संख्या का बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, थोड़ा सेटअप होने में समय लगेगा। तो ये मैथ के कमज़ोर छात्र का इलाज था। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव इससे बनता है ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा दिया गया है। तो अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर का नोट्स चाहिए वास्तविक संख्या का, तो आप हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपको यहाँ पे देख लीजिए 9798796315 पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा।
और हमारे टीम की तरफ से आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी आशा उमंग के साथ। जय हिंद।